वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है जुनून। खुदा मुझे नफ़से जिब्राईल दे तो खुदा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जगह पे बहुत अरसे से धरने, जुलूस और जलसे होते चले आ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तान का मंजरनामा ख़ुसूसन 9 मई के बाद से एक ऐसे सांचे में ढल गया था कि जिसके अंदर फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के मुजाहिदीन के लिए भी जुलूस निकालने के लिए आपको एक ख़ास मकतब फ़िक्र और एक ख़ास ग्रोह से तल्लुक़ रखना ज़रूरी था। आपको याद होगा कि 3 लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकाले, 3 ग्रोहों ने जुलूस निकाले और तीनों अलग-अलग। एक मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने निकाला, तहरीक लब्बैक ने निकाला और जमात इस्लामी ने निकाला। किसी तौर पर भी एक इत्तेहाद की सूरत हाल जैसे कि पूरे यूरोप के अंदर आपको नज़र आया हो। आम आदमी सड़कों पर निकल आया और उसने जुलूस निकाले और उसने नारे बुलंद किए। न्यूयॉर्क में निकले, जर्मनी में निकले, इंग्लैंड में निकले। कौन सी ऐसी जगह थी जिन्होंने हमें शर्मिंदा नहीं किया? हमारे यहाँ क्यों जुलूस नहीं निकले? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि एक खौफ ये था कि इस जुलूस के अंदर कहीं इमरान खान नज़र ना आ जाए, यानी इमरान खान की कोई तस्वीर, उसका झंडा, बाकी चीज़ें नज़र ना आ जाएं। और यही वजह थी कि उस अक्टूबर से लेके आज तक 8 फरवरी का इलेक्शन भी गुजर गया, लेकिन किसी को बगैर किसी बैनर के कि ये फ़लाँ पार्टी का आदमी है, ये फ़लाँ ग्रोह का आदमी है, फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह जलसे, जुलूस और बाकी चीज़ें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हुई हैं। पाकिस्तान में आज के मंजरनामे में 2 धरने हुए हैं और दोनों इंतहाई कामयाब धरने हुए हैं। एक धरना तहरीक लब्बैक का था और दूसरा धरना जो है वो जमात इस्लामी ने अभी किया। इन धरनों का फ़ायदा जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक को ज़रूर हुआ है। जमात इस्लामी की जो तंजीम है वो एक दफ़ा एक्टिव हो गई, नारे गूंजने लग गए, फेसबुक पे, बाकी चीज़ों पे नज़र आना शुरू हो गए। तहरीक लब्बैक भी काफ़ी अरसे से मंजरनामे से हटी हुई थी, तहरीक लब्बैक भी एक्टिव हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन में अमूमन जब ये धरने होते हैं और जब ये धरने ख़त्म होते हैं तो जो लोग ख़त्म करवाने वाले होते हैं या जो लोग धरना लेके आते होते हैं उनको भी एज सच इस तरह का इल्म नहीं होता कि हम इस धरने को किस मकसद के लिए वहाँ लेके जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी बड़ी खुश होते हैं और उसके बाद रात को डिप्टी कमिश्नर, ड्यूटियाँ देने वाले पुलिस अफसर, वो सारे के सारे आराम की नींद सोते हैं कि चलो ड्यूटियाँ ख़त्म हुई। जमात इस्लामी का धरना जो है वो नईमुर रहमान साहब जो हैं, मैंने जब नईमुर रहमान साहब जो थे वो तशरीफ़ लाए थे उन्होंने हल्फ उठाने के लिए, तो मैं उस तंजीम में गया था। तो उसके बाद मैंने एक वीलॉग किया था। मैंने कहा था कि जमात इस्लामी की एक इंतहाई जानदार क़यादत नईमुर रहमान साहब की सूरत आई है, लेकिन नईमुर रहमान साहब अगर कराची की मेयर की पॉलिटिक्स से ऊपर निकल गए तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि अमूमन हम चीज़ें जो हैं वो रेप्लिका करते हैं। देखिए जी, अर्दोगान जो था वो मेयर के तौर पे ऊपर आया था और आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस्तांबुल के मेयर, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, उसकी फाइनेंशियल से कहते हैं इंडिपेंडेंस, उसके अंदर और पाकिस्तान के गवर्नर और पाकिस्तान के किसी वज़ीर आला का भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उसको जो कुछ करने का मौका मिल जाता है वो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को भी नहीं मिलता। इसीलिए वो अपने डेवलपमेंट के कामों से एक ज़िंदगी आगे बढ़ा के आगे चलता है। लेकिन चूँकि हमारी सूरत हाल यही है कि हम एक आइडियोलॉजिकल सूरत हाल से जब नीचे आते हैं तो फिर हमारा सारा मामला भी वहीं पर धरे का धरा रह जाता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरी एक ज़ाती राय, गलत भी हो सकती है, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी एक बड़े टाउन के, लाहौर ले लें या कराची ले लें या बाकी चीज़। यही वजह है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लाहौर में बहुत ज़बरदस्त तरक्की की, ये किया वो किया, जेल रोड से लेके और उसके बाद ऑरेंज ट्रेन तक
सब कुछ किया। लेकिन जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने तो एकदम वो सारे का सारा इमेज क्यों ख़त्म हो गया? उसकी वजह ये थी कि लाहौर में बहसीयत वज़ीर आला उन्हें मरकज़ से फ़ंड आते थे और उन्होंने वैसे खर्च करने थे। बाप ने जेब खर्च दे दिया, जेब खर्च से आपने जो मर्ज़ी कर लिया। लेकिन वहाँ जाके उनको पता चला कि यहाँ तो कमाना पड़ता है, यहाँ तो पैसे निकालने पड़ते हैं, तो टैक्स लगाना पड़ता है, यहाँ तो बाहर जाके भीख मांगनी पड़ती है। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये काम तो मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो, इसलिए नहीं हो पा रहा उनको। यही वजह हुई कि जमात इस्लामी ने इस दफ़ा जब धरना निकाला, तो उसके मैं ज़रा थोड़ी सी आपको एक सिचुएशन बताऊं कि सियासत के अंदर इन सारी सिचुएशन के अंदर होता क्या है और हो क्या रहा है। मैं एक ज़माने में डिप्टी कमिश्नर मस्तूम था। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त आज भी वो हैं, वो वज़ीर थे, अब्दुल करीम नौशरवानी साहब, मैं खुराक के वज़ीर थे उस वक्त। तो इनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा था उनके साथ, शेख खलीफा बिन ज़ैद के साथ, क्योंकि वहाँ आके शिकार किया करता था। तो उस ज़माने में हड़ताल होती थी और रोड ब्लॉक कर दी जाती थी वापडा के ख़िलाफ़, क्योंकि वापडा उनके ज़मींदारों के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते थे। तो करीम नौशरवानी साहब कोयटा से कराची जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने बैठ के वहाँ पर यूएई जाना था ताकि शेख खलीफा बिन ज़ैद से मुलाकात करें। तो रास्ते में उनको रोड ब्लॉक मिली और देखा कि मंगुचर और खटकूचा के दरमियान एक तंग सी जगह आती है, वहाँ पर उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है और वो वहाँ पर वो बैठे हो। अब इनको अंदाज़ा हुआ कि मैं तो फ्लाइट मिस कर जाऊँगा, तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर तकरीर की। उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके बात करता हूँ और मैं सारे तुम्हारे मुतालबात मंजूर करवा दूँगा और तुम मुझे जाने दो, मैं कलात से जाके बैठ के डिप्टी कमिश्नर मस्तूम को फ़ोन करता हूँ और तुम मस्तूम जाओ। अब मस्तूम कोयटा की सिमत था और कलात जो था ये कराची की सिमत था। और उसके बाद वो चले गए और वो जो हड़ताल के लोग थे वो मेरे पास आ गए और कहें जी कि आपको फ़ोन वून आया वहाँ से कोई कलात से करीम नौशरवानी का? मैंने कहा करीम नौशरवानी का तो कोई फ़ोन नहीं आया। तो उसने कहा तो फिर इंतज़ार करते हैं। मैंने कहा कर लेते हैं। जब ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने अहमद बशलैडी साहब वहाँ पर कलात के डिप्टी कमिश्नर थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा कि यहाँ आपके पास करीम नौशरवानी नहीं आए? उन्होंने कहा मैं पेट्रोल पंप जो कोने वाला है वहाँ खड़ा था तो अचानक रास्ते में मुझे मिले, कहते मैं जा रहा हूँ यूएई को काम हो तो बताएं, और वो मैं अपना वहाँ से कुछ आपको कुछ चीज़ तोहफ़ा शोफ़ा चाहिए। मैंने कहा नहीं खुदा हाफ़िज़। तो वहाँ से वो सीधा चले गए। तो कहा वो तो अब दुबई की फ़्लाइट भी ले चुका हो गया। मैंने कहा यही हुआ? कहते ओहो अब कौन लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर धरना होगा, ये लोग सारे इकट्ठे कहाँ होते हैं, सारे के सारे बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी भी धरने को ख़त्म करने के लिए यही काम करती है और यही जमात इस्लामी के साथ हो गया है और ये बार बार ऐसा होता है हर धरने के साथ। और उसकी वजह ये थी कि जमात इस्लामी जो इन मुतालबात को लेके वहाँ पहुँची थी, वो मुतालबात बुनियादी तौर पर उन लोगों से किए जा रहे थे कि जो इसकी अहलियत ही नहीं रखते थे कि ये काम कर सके। गालिब का शेर है, काम उससे आप पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे ना कोई नाम सितम करके बगैर। जिन लोगों ने ये मसला पैदा किया हुआ था उनके सामने ये मुतालबात आप लेके जा रहे हैं। जो लोग बुनियादी तौर पर इस सारे बेनिफिशरी से इस सारे मामले के उनके मुतालबात लेके जा रहे हैं, जिन्होंने एक आपने बजाय इसके कि उनका गिरबान खींचते और बताते कि ये बताओ ये कोल का प्लांट साहिवाल में तुमने किस लिए लगाया था और कैसे इसके अंदर से इंपोर्टेड कोल आया और कैसे बिजली महंगी होगी, बताओ ये मियां मंशा के 4 प्लांट किसके हैं और किसकी वजह से लगे, बताओ ये फलां ग्रुप के जो हैं उनका बेनिफिशरी कौन है, बताओ कि मुस्लिम लीग के उस जमाने में कौन से लगे थे, पीपल पार्टी में कौन से लगे थे और उनके अंदर कौन सा कमीशन और किकबैक था। क्या ये मामलात, यानी आप खुद सोचें कि एक आदमी आपके घर में आता है और आपकी चादर उठा के ले जाता है, चोरी करके ले जाता है और आप उसके साथ नेगोशिएट करते हैं और वो कहता है कि मैं और आप मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चादर कौन ले गया। यानी चोर और आप मिलकर कहते हैं कि आओ हम ढूंढते हैं। अब जरा मैं इसकी जरा सा आपको ये इस तरह के मुआहदात हमने इतनी दफ़ा किए हैं और इससे पता चलता है कि जब आप बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली की बात नहीं करते, जब आप बुनियादी तौर पर उन लोगों के खिलाफ नारा नहीं बुलंद करते
जो मसले की वजह हैं, तो फिर इसी तरह का मायदा पेश आता है। मैं आपको मुलाला पढ़ता जाता हूँ और आप इसकी उस hayat के बारे में आप सोचें कि ये मज़हक़ खेज़ किस्म की जो दस्तावेज़ हमारे हाथ में आई है, इस मज़हक़ खेज़ दस्तावेज़ के बाद क्या कह सकते हैं इस मामले के अंदर। जमात इस्लामी पाकिस्तान का धरना, ये 14 दिन का धरना था। 14 दिन में ज़ाहिर बात है लोग आए, उन्होंने तकरीरें सुनी, हमारी जोशीली तकरीरें थीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब। आप सोचें कि ये कभी एक ज़माने में जमात इस्लामी और के लोग, हम लोग खुद उनमें शामिल थे, हम इस्लामी इनकलाब के लिए इस तरह के धरने किया करते थे, हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए इस तरह के धरने किया करते थे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मौलाना मौदूदी की जो सियासत थी वो बुनियादी तौर पर एक बड़े लेवल की सियासत थी। यही वजह है कि पूरी पाकिस्तान के 64 के जो फातिमा जना के इलेक्शन थे, पूरे फतवे लग गए थे। मौलाना मौदूदी ने सपोर्ट किया था कि फातिमा जना को सपोर्ट किया था अयूब खान के मुकाबले में। और उनका मशहूर फिक्रा है कि एक तरफ एक मर्द है जिसमें कोई खूबी नहीं और एक तरफ औरत है जिसमें कोई खामी मुझे नज़र नहीं आती। इसी तरह बाकी मामलात के अंदर 1960s की जो मूवमेंट है, फिर उसके बाद उनके जो तर्जमान कुरान जिस बंद हुआ अयूब खान के खिलाफ जो उनकी मूवमेंट है, और जो उन्होंने बाकायदा उसके बाद उसकी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी, और फिर उसके बाद वो आगे जिस वक्त आगे बढ़ी, फिर भुट्टो के खिलाफ जो उनकी मूवमेंट, कभी इस तरह के मुतालबात वो लेके नहीं आए। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद हमने जिस किस्म की एक लोकलाइज किस्म की पॉलिटिक्स, मैं उसमें जानना चाहता जमात इस्लामी का अपना मसला है। हम जब तक उसमें थे 1979 में, हम तो आम वर्कर्स थे, एक मुहिब किस्म के लोग, रफ़ीक कह लें, सब कुछ उस वक्त मेरे हमदर्द ने। आज भी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का जो इक़ामत दीन का तस्वुर है वो ज़बरदस्त है। अगर वाकई कोई धरना या कोई मूवमेंट इक़ामत दीन के लिए की जाए, बिजली के बिलों के लिए न की जाए। बिजली के बिल जो है खुद ब खुद ठीक हो जाया करते हैं कि जब इक़ामत दीन वाले हुक्मरान बनते हैं। अब ये कहता है हुकूमत मुज़ाकराती टीम, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर इत्तलात और ताला तार। मोहसिन नकवी साहब के बारे में हर किसी को पता है कि उन्होंने गुज़श्ता इतना अरसा कैसे गुजारा। आप उसको लेजिटिमेसी दे दी। ना वो किसी मुल्क के किसी जगह से जीत के आए हैं, ना वो जीत सकते हैं, दे दी आप। अता तार चलो ठीक है, चलो। लियाकत बलोच साहब हैं, अमीरुल अज़ीम साहब हैं, नसरुल्लाह रंधावा, फराज साहब। अब आप सुने नंबर 1। अब मैं पढ़ता जाता हूँ और ये वो सर्कुलर आंसर्स हैं जो पाकिस्तान में हर रिपोर्ट के अंदर दिए जाते हैं। पहली रिपोर्ट थी कॉर्नेलियस, जुडिशरी के ऊपर थी। उसके अंदर था कि जज अच्छे आने चाहिए। जज अच्छे क्यों नहीं आते? क्योंकि तनख्वाह अच्छी नहीं है। ठीक, तनख्वाह अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि जज अच्छे नहीं आते। ये बिल्कुल वैसे ही आंसर है। ठीक, यानी आदमी जो है वो बीमार क्यों है? इसलिए कि खाना उसको सही नहीं मिलता। खाना क्यों सही नहीं मिलता? क्योंकि बीमार है, उसको खाना नहीं देते हैं। तो ये इस तरह के सारे मामला। अब देखें, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन तरीके से कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? इसके लिए रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाएगा? जिससे फिस्कल बेस पैदा की जाएगी और तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह गुज़श्ता माली साल के मुताबिक आ जाएगी। वाह वाह वाह। ये टैक्स कौन बढ़ाएगा और कैसे बढ़ाएगा? ये ना गवर्नमेंट ने बताया हमें, ना जमात इस्लामी ने बताया, ना उन्होंने कोई नुस्खा बताया कि भाई टैक्स कैसे बढ़ाया जाएगा। कोई नहीं, 75 साल से लग रहे हैं ना इसी तरह। इसके लिए हुकूमत और जमात इस्लामी की मुश्तरका कमेटी अमल दरामद करवाएगी। अमल दरामद करवाएगी, डिज़ाइन नहीं बताएगी। क्या जमात इस्लामी जो है, क्या पाकिस्तान के अंदर हॉल रोड पे, मैकलोड रोड पे, बाकी जगह पे जो लोग टैक्स के अंदर नहीं है उनको टैक्स नेट में शामिल करवाएगी? क्या ये मूवमेंट चलाएगी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि आए गवर्नमेंट को टैक्स दो, और उस नाराज क्राउड के सामने कि जिसके सामने इस किस्म की महंगाई है? और क्या हुकूमत कर सकती है इस तरह? नंबर 2, हुकूमत ने जमात इस्लामी के इस मुताले को तस्लीम किया है कि बिजली के बिल हर सूरत कम होने चाहिए। वाह 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 वाह। हुकूमत ने ये इतनी अच्छी खूबसूरत, हुकूमत ने जमात इस्लामी के इस मुताले को तस्लीम किया है कि बिजली के बिल हर सूरत कम होने चाहिए। फी यूनिट लागत और उन पर लगने वाले टैक्सेस सार्फिन पर बड़ा बोझ है। हुकूमत ने वजाहत की कि यह मजबूरी है, ताहम यकीनी तौर पर ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे आइंदा 1.5 माह के अंदर बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर दी जाएगी। कोई नहीं बताया, ना मुझे बताया, ना किसी को इसका अता पता दिया कि कौन इकदाम कर रहे हैं।
हुकूमत ने धरना के इस मुतालबे से भी इत्तफाक किया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मैकेनिज्म तय करके जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स लगाने का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। धरने वाले पूछते कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इंग्लैंड से आई हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी की हुकूमतें हैं, वो अपना चलो KPK में तो वहाँ पर है, उसकी क्या नाम है, उसकी हुकूमत है PTI की, और KPK में वैसे भी लैंड होल्डर नहीं, बड़े ज़मींदार आए नहीं, क्योंकि ज़मीनें ही वहाँ को बहुत कम है, थोड़ी जब पंजाब में किसकी हुकूमत है, ये इससे पूछना पड़ेगा। उससे कहते जाके पूछो, हम 2 दिन और धरना एक्सटेंड कर लेते हैं, जाके पूछो लगता है कि नहीं, टैक्स लगता है कि नहीं, या कम से कम और कुछ नहीं, जमात इस्लामी एक प्रपोजल लेके जाती, ये टैक्स की प्रपोजल है, ये सुबह असेंबली में पेश कर दो और हम धरने में बैठें, जब वो पेश कर दें तो उठ के आ जाएं आप। ताजर दोस्त टीम के नफाज से पैदा होने वाले गैर मुनसिफाना निज़ाम और खदशात का खात्मा किया जाएगा। ताजरों पर टैक्स का निज़ाम आसान और सहल वसूल बनाया जाएगा। ये आसान और सहल वसूल कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये मुझे समझ नहीं आती कि हम भी इतने अरसे से रिटर्न्स फाइल करते आ रहे हैं। आसान सहल वसूल क्या ज़बरदस्त खूबसूरत उर्दू बड़ी चीज़ डिक्शनरी रख के लिखा गया है। ताजरों एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी नोटिफाई की जाएगी जो हुकूमत, एक्सपोर्टरों और ताजरों पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी 1 माह के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल करेगी। अब क्या है, मसाइल क्या हल होंगे ताजरों के, कोई नोटिफाई नहीं किया गया ताजरों का कौन सा पहला मसाइल होगा। पहले तो कमेटी बैठेगी, फिर उस कमेटी की टर्म्स होंगी, फिर बताएगा ताजरों तुम्हारे मसाइल क्या हैं। वो कहेंगे क्या मसाइल है, कुछ नहीं, टैक्स बंद कर। एक्सपोर्टर्स के क्या मसाइल हैं, वो भी चलो, ये हमें नहीं पता, अवाम को 25 करोड़ अवाम को नहीं पता ये क्या मसाइल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है, बहुत संजीदा है। हाँ। जमात इस्लामी का मुतालबा कौमी मुतालबा है, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है IPPs के मादों पर नज़रसानी के लिए मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। हुकूमत ने इसीलिए बाख्तियार टास्क फोर्स कायम कर दी है जो 1 माह के अंदर अपना काम मुकम्मल की। वो इमरान खान ने जो टास्क फोर्स कायम की थी उसके अंदर जो उसकी रिपोर्ट आई थी 178 पेजेस की, जिसमें कहा गया था कि इसमें मुआहदात के अंदर जो है इन्होंने वो की है, ख़राबी की है, इन्होंने ओवर इनवाइसिंग की है, इन्होंने फ्यूल का रेट बताया। आप सिंपल मुतालबा करते, ये 178 सफ़े की रिपोर्ट है, इसके ऊपर सारे जितने भी इनके IPPs के मुआहदात कैंसिल कर दो, क्योंकि झूठ की बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि बनाए गए वो ख़त्म हो जाते, वो ख़त्म किए जा सकते हैं। उसने 148 रुपये पे डॉलर ले आया था, आगे ले आओ। चलो, मैं इमरान खान की तारीफ इसलिए नहीं करना चाहता कि जमात इस्लामी वाले समझते शायद मैं इमरान खान की तारीफ़ की वजह से उनके मुखालिफ, मैं उनको मोहब्बताना मशवरा दे रहा हूँ कि भाई साहब ये एक इस तरह की सूरत हाल जो है ये एक पार्टी को इस आसमान से नीचे ला के गिरा देती है। और हालात ये होते हैं कि आप एक आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ की बजाय एक लोकल पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिक्स रह जाए। IPP टास्क फोर्स दर्ज IPPs की जाँच पड़ताल का मकसद अवाम को रिलीफ देना और फी यूनिट लागत कम करना है ताकि कैपेसिटी बिल्स की अदायगी की बचत बराह रास्त बिजली फी यूनिट के साथ मुंसलिक कमी, यानी ये बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी स्टेटमेंट। टास्क फोर्स वापडा चेयरमैन, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, FPCCI के नुमाइंदे भी ऑप्ट करेगी और मुज़ाकराती टीमों ने हुकूमत से काम करता टास्क फोर्स के दर्ज उनका TOR, अब TOR सुनने, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किसी भी माहिर का इंतखाब करेगी। 1, मकामी और बैन अवी मशावरती फर्मों, बैंकर्स, मशीरों, चार्ट अकाउंट्स फर्म तंजीम फ़र्ज से जैसा जरूरी समझा जाएगा रिकॉर्ड और मालूमात और मदद हासिल करेगी। अब आ जाए पावर सेक्टर को माली और ऑपरेशन तौर पर पायदार बनाने के लिए इक़दामात की सिफारिश करना, इसके नफाज के लिए एक मौसर और लिक्विडिटी पर मबनी पावर मार्केट डिज़ाइन होगी लिक्विडिटी की बुनियाद के ऊपर। तरक्की की हौसला अफजाई के लिए सनतों की तरफ से इजाफी सलाहियत के इस्तेमाल का सिफारिश करना, सलाहियत की अदायगी को कम करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लेना और तजावीज़ करना बशमूल लेकिन उन तक महदूद नहीं बल्कि बाद पावर प्लांट को बंद करना और मुनासिब समझने वाले दीगर ज़रूरी इक़दाम करना। ये बंद करने की सिफारिश करेंगे। बंद करने की ज़रूरत जो है ना वो जो ना ताड़र में है और ना मोहसिन नकवी के अंदर है। और मोहसिन नकवी जब किसी को बंद करने की सिफारिश करेगा, अपने किसी मुखालिफ की करेगा तो दूसरा अपनी सिफारिश लेके आ जाएगा।
मुल्क में मुख्तलिफ IPPs के सेटअप लागत से मुतल्लक मामलात का जायजा लेना और उनको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता तजवीज़ करने के लिए गलत तरीक़ों, तरीक़ेकार की कमज़ोरी और रेगुलेटरी खिला के निशानदेही करना। निशानदेही बहुत अच्छी की जा सकती है, हर रिपोर्ट में अंदर होती है। मुतल्लिका सरकारी एजेंसियों इदारों के साथ दस्तखत किए गए माहदों के पैरामीटर, शराइत, ज़वाबत के साथ IPPs की तकमील का जायज़ा लेना, तवाना इशू के सर्कुलर, डेक, टास्क फोर्स, ये वो जमात इस्लामी और हुकूमत वज़रा की टीम अक़ज़ाम मुज़ाकरात के 5 अदवार में 10 तौर पर तफसीली बहस हुई, लेकिन उन पर इतफाक़ नहीं हो सका। हुकूमत टीम ने इसकी वज़ाहत ने की कि आइंदा मराहल में हुकूमत इन मुतालबात पर पूरे तरह काम करेगी। इस पर दस्तखत हैं। ये है पाकिस्तान के 14 रोज़ा धरने का ये जो नतीजा। धरना इमरान खान करे 2014 का, बेनतीजा। तारल कादरी करे, बेनतीजा। सारे धरने बेनतीजा होते हैं। उसकी एक वजह, उसकी वजह यह है कि जब आप इस पाकिस्तान के अंदर बुनियादी मसले को एड्रेस नहीं करोगे कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं आती, उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के अमरीकी वफादार लोग यहाँ नहीं लाना चाहते। पाकिस्तान में इस्लाम क्यों नहीं आता, क्योंकि यही लोग नहीं लाना चाहते। पाकिस्तान की माशी तरक्की क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्हीं लोगों के वफादार सियासतदान जो हैं वो 75 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। जिस दिन आप ये बुनियादी नारा बुलंद नहीं करोगे जो कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में किया था। कायद-ए-आज़म ने कहा था दो मामले हैं मेरे लिए अहम, कोई और मामला नहीं कहा था उसने, गुर्बत, अफलास, ये वो। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, हालात ख़राब हैं। नंबर 2 बददियानती, करप्शन और ब्राइबरी। और कायद-ए-आज़म की हमने बात नहीं मानी। करप्शन, बददियानती वो पेंदे का सुराख है जिसमें अरबों रुपया भी जमा कर दिया जाए तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आता। ये रिपोर्टें, टास्क फोर्स की रिपोर्टें, लाइब्रेरीज में चले जाएं, आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से मिलेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अखबारों में चंद मिनट के लिए छपती हैं और लाइब्रेरियों की ज़ीनत बन जाती हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो हर फिरास के मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ़्स जिब्राईल दे दो।